हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल कितना था, उसी तरह बीसीसी में कितना था, उसी तरह एफसीसी में कितना था, उसी तरह एन सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना था। ओके, मैं और एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो एससीसी में जो जेड था वो जेड का वैल्यू था 1। कैसे आता था? 8 × 1/8। ओके, उसी तरह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो जेड था, जेड का वैल्यू कितना था? 2 था, क्योंकि इसमें आठों कर्नल के बाद एक आटम बॉडी सेंटर में भी रहता था। ठीक है, उसी तरह 8 × 1/8 +1 हुआ करता था। ओके, तो अभी और एक था एफसीसी। एफसीसी में कितना था? जेड 4 था। कैसे? 6 फेस के सेंटर में आटम हुआ करते थे और 8 कर्नल में रुका करते थे। तो 8 × 1/8 + 6 × 1/2, सो 4। ओके, सो इसका जेड था 4। उसी तरह एन सेंटर में कितना था? एन सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके, ECU। तो इसका जेड कितना था? इसका जेड था 2। कोई भी दो ऑपोजिट फेस के सेंटर में रुका करते थे एंड 8 कर्नल पे रुका करते थे। ठीक है, तो 8 × 1/8 + 2 × 1/2, सो इट हैज its z = 2, where z refers to effective number of atoms in one unit cell। so अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ओके, ओके, ये तो सारे सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये जो लिखा है कि नंबर ऑफ एटम्स पर सेल इन ए क्यूबिक लैटिस, सिंपल एससीसी का कितना था? 1 एटम यूनिट सेल, बॉडी सेंटर का 2 और फेस सेंटर का 4, एंड सेंटर का 2। मैं अभी जो बोल रहा था वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है, जेड के वैल्यूज वगैरह दे लिखा है। ओके, 1 2 4 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ए क्वेश्चंस। ओके, so I'm going to write a question here. Okay, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। atoms A are present in each corner of cubic center। ये क्वेश्चन से मान के चलो, क्यूबिक सेंटर, ओके, यूनिट सेल and atom B are present at each face center। okay, so what is the formula of atom? okay, so formula of atom क्या है ये हम अभी निकालेंगे। ओके, सो हाउ यू डू दिस? ओके, आटम ए के बारे में पहले देखेंगे, फिर देखेंगे आटम बी के बारे में। ओके, ये दे रखा है आटम ए जो है वो ईच कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में रुका है। तो 8 कर्नल है, उसको 1/8 में उसका पर आटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 था, 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब। सो 8 × 1/8 हो गया 1। और बी का क्या लिखा है? बी जो आटम है वो ईच फेस सेंटर में प्रेजेंट है। सो इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 8 फेस सेंटर 1/2। सो बी का 6 फेस सेंटर है, 6 फेस है तो 6 × 1/2।
इक्वल्स टू 3। तो जो फॉर्मूला होगा एटम का वो हो जाएगा हमारा AB3। ओके, उसी तरह हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? ये आंसर है। ओके, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ये तो एक टाइप का हो गया कि एक यहाँ पे प्रेजेंट है और एक दूसरा वहां पे प्रेजेंट, तो फिर कैसे निकालें? अभी मान के चलो और एक क्वेश्चन है, इन ए सॉलिड, ओके, इन ए सॉलिड atom A are kept at each corner atoms and at each corner and atom, ये मिटा देता हूँ, एटम बी जो है वो kept at each edge center, ओके, एंड एटम सी जो है आर प्रेजेंट इन body center of unit cell in body center of unit cell. So what is the formula? Okay, so what is the formula of atom? Okay, मैं नहीं लिखता हूँ, आप लिख लोगे। सो ए कहाँ पे है? एट ईच कॉर्नर, तो 8 इंटू 1/8 हो गया। सो बी कहाँ पे है? एज सेंटर पे है, हमारा एज है 12 और उसका कंट्रीब्यूशन है कितना पर एटम इन ए क्यूब? 1/4। सो ये हो गया 3, ये हो गया 1। सी जो है वो बॉडी सेंटर पे है तो इसका हो गया 1। तो आखिर में जो फॉर्मूला हो गया एटम का क्या हो जाएगा? AB3C। ओके, बहुत ही आसान है चीज, आप लोग कर सकते हो और आगे आगे आपको ये भी क्वेश्चन मिलेगा, कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, इसी को मॉडिफाई करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन। ओके, if in this question, okay, all the atoms present at one phase इज रिमूव्ड। ओके, हम अब रिमूव कर दिए किसको? एक फेस में जितने सारे एटम्स हैं, ये वाला जो फार्मूला बना, जो थे जिसको लेकर ये फार्मूला बना है, उन्हीं के एक फेस में जितने एटम है अगर हम सारे को रिमूव कर दें, रिमूव्ड, देन फाइंड the simplest formula of solid। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को हम अब कैसे करेंगे, ए को कैसे लिखेंगे, बी को कैसे लिखेंगे, सी को कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो ए का एटम कहाँ पे था? ईच कॉर्नर में था। एक फेस जो है, अब यहाँ पे मैं एक फेस बनाता हूँ, एक फेस तो ये होगा, कोई भी एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है,
इसमें 4 कॉर्नर्स हैं। एक फेस को अगर हम रिमूव करते हैं तो उसका 4 कॉर्नर आटम भी रिमूव हो जाएंगे। सो 4 माइनस करना पड़ेगा 8 कॉर्नर में से। तो इसको लिखेंगे अभी 8 कॉर्नर था, यहाँ पे 4 कॉर्नर जा रहा है क्योंकि हम रिमूव किए हैं। तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। तो फिर 4 को हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से। 1/8 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि हमको पता है इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस आटम का इन 1 क्यूब वो 1/8 है एट कॉर्नर ऑफ क्यूब। सो इसको हम लिखेंगे 1/2। ओके। एंड बी जो आटम है वो कहाँ पे रखा हुआ था? एज सेंटर पे रखा हुआ था। तो फिर एक फेस हम अगर रिमूव करते हैं तो उसी में 4 एज चला जाता है, इसीलिए हमको 12 में से 4 को घटाना पड़ेगा। हो गया हमारा 8। तो 8 को मल्टीप्लाई करना है। एज का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/4 था। सो ये हो गया 2। ओके, यहाँ पे देखो लिखा है एक एज सेंटर पे हमारा, मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि 8 एज सेंटर अगर पोजीशन ऑफ एटम होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा इन ए क्यूब 1/4। बट अभी एटम जो सी हम लेंगे वो बॉडी सेंटर पे है, उसका एक फेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो हम सी को बस एक ही लिख सकते हैं, वो इसका एक ही होगा। ओके। सो अब फार्मूला क्या हो जाएगा? ए का हो गया कितना? ए का हो गया 1/2, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1:4:2 में आएगा। सो फार्मूला अभी जो हो जाएगा, एक फेस रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा? AB4C2, ये फाइनल फार्मूला हो गया। ओके, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब और एक क्वेश्चन करेंगे अगले वाले पेज में। ओके, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट 8 × 1/8 1 होता है, क्योंकि 8 कर्नल पे रहता है एटम्स और उनका जो कंट्रीब्यूशन है कितना है? 1/8 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन से यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ और एक क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन एटम ए are kept at each corner, okay, and body center। ओके, ठीक है। अब जो एटम बी है, एटम बी आर प्रेजेंट, आर केप्ट मान लिख लो, ठीक है, आर केप्ट एट ईच फेस सेंटर। ओके, इफ, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मॉडिफाई करके मैं लिखता हूं। अब इफ atoms laying on along any of the axes, okay, are removed, then find the simplest formula। चलो तुम लोग एक बार ट्राई करो, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है।
ओके, मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। ए एटम जो है वो कहाँ कहाँ पे है, आर्ट इज कॉर्नर एंड आर्ट इज बॉडी सेंटर्ड। ओके, तो इसका जो हो गया पहले कितना हुआ था जब रिमूव नहीं किया गया था। ओके, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ओके, तो बी कहाँ पे है, बी कहाँ पे है ना, बी फेस सेंटर पे है, तो फिर 6 इंटू 1/2 कितना हो गया 3। अब ये बोल रहा है कि एलोंग एनी एक्सिस वी रिमूव, एलोंग एनी एक्सिस जब हम रिमूव करेंगे तो वो एक एक्सिस कितना फेस को टॉच करके जाता है, 2 फेस को टॉच करके जाता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो एक एक्सिस 2 फेस को टच करके जाता है, इसीलिए 2 फेस चला जाएगा। यहाँ पे कितना फेस रह गया, 6 - 2 = 4, सो 4 इंटू 1/2। अब ये कितना हो गया 2। ये एक्चुअल है रिमूव करने के बाद, ये तो पहले था 2 और 3 जो था वो रिमूव करने से पहले था। अब जब हम रिमूव कर दिए कोई एक एक्सिस को तो हम 2 फेस गुजर चुके, 2 फेस को घटा चुके हैं, तो 2 फेस चला जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा 4, 4 इंटू 1/2 = 2 हो गया। अब क्या बोला है कि अब ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जब ये बोला कि एक एक्सिस को हम रिमूव करेंगे तो एक एक्सिस में क्या जाएगा, ठीक है, देख लो। ओके, ये कितना था 8 इंटू 1/8 प्लस 1 = 2। अगर हम एक एक्सिस की बात करें, कोई एक एक्सिस मान के चलो कि ऐसे क्रिस्टल्स में क्या होता है ना, बहुत सारे क्यूब एक लगकर होते हैं, ठीक है, एक क्रिस्टल्स बनाते हैं थोड़ा छोटा छोटा क्यूब मिला के। सो जो जब हम एक एक्सिस के बात करेंगे तो वो एक्सिस एक भी ऐसे हो सकता है जो कि बॉडी सेंटर में भी गुजर सकता है, तो बॉडी सेंटर जो है उस एटम को अफेक्ट कर सकता है। मान के चलो कि इसको, ये एक्सिस जो है इसको लेके हम और एक इसकी तरफ साइड में 3D में और एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है, तो फिर उसका जो सेंटर होगा तो फिर एक एक्सिस में तो जा रहा होगा ना, कोई एक एक्सिस मान के चलो, ठीक है, जा रहा होगा, तो फिर एक बॉडी सेंटर को हमको रिमूव करना है। सो फाइनली क्या हो गया 2, मतलब ये जो बॉडी सेंटर है उसको रिमूव करना है। ओके, सो फाइनल क्या हो गया ना 8 इंटू 1/8 = 1। तो फाइनल इसका जो आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया AB2। ओके, अब तुम लोग एक बार देख लो, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस होता रहेगा, और एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, ठीक है, वो आगे वाले स्लाइड में कर लेंगे। ये तो सारे सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एटम ए फॉर्म FCC यूनिट cell in which, okay, B atom are kept at 50% of age center। okay, so find the simplest formula of solid। ओके, चलो देखते हैं इसके अभी। ये क्या होगा, FCC सेंटर का कितना था, FCC सेंटर का मतलब क्या था, 8 कर्नल में रहेंगे और 6 फेस में रहेंगे। सो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 = 4, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं FCC में कैसे थे,
8 कर्नल में थे और 6 फेस में थे। उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 और 1/2, ठीक है, 1/2 और इसका कर्नल में 1/8। ये तो हो जाएगा, ये तो पता था हमको, पहले पढ़े थे अपन, ठीक है। तो ए का 4 हो गया। तो बी का क्या है, ये क्या बोला है कि 50% ऑफ एज सेंटर आर के, अभी एटम्स 50% ऑफ एज सेंटर में रुका गया है। तो हमारा एज कितना है, 12 एज है एक क्यूब में, तो उसका 50% में रुका गया है, मतलब उसका आधा में रुका गया है। तो 12/2 कर लेंगे, 12 का 50% कितना होगा, 12/2 कर लेंगे पहले, ठीक है। ये हो गया 6 हमारा, और अभी 6 का करेंगे, 6 इंटू एज सेंटर में जो जब आटम रुका गया था उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/4। सो उसका इसका हो जाएगा 3/2। ओके, सो ए का कितना है 4, बी का कितना है 3/2। सो कितना हो जाएगा 4:3/2, जो हो जाए 8:3 के रेशियो में हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा A8B3। ओके, ये फाइनल आंसर A8B3। ओके, सो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं, बुक में मिलेगा तुम लोगों को। ओके, ये तो पढ़ चुके हैं। ये एक एग्जांपल है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में 52% ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। ये कैसे हुआ, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना नहीं करता है, वो सब जाके आगे पैकिंग फ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। एग्जांपल पोलोनियम है, ठीक है, एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट का, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये तो हम पढ़ चुके हैं सारे, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। और एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, CSCl, CSBr, और स्पेस ऑक्यूपाइड वो हम आगे जाके पैकिंग फ्रैक्शन में पढ़ लेंगे। ओके, एग्जाम्पल है CSCl, CSBr, और ये CSCl और CSBr को भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फेस सेंटर क्यूबिक का एग्जाम्पल है NaCl, NaF, KBr, MgO, ठीक है। मैं आगे जाके तुम लोगों को बता दूंगा कि फेस सेंटर के एग्जाम्पल को कैसे याद रखना है, उसका स्पेस जो ऑक्यूपाई, उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, ठीक है, वो एक क्यूब में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसकी एटम्स, ठीक है, सब आगे जाके पढ़ेंगे। ये एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस तो हम पढ़ चुके हैं, हाँ ठीक है। इसको हम पढ़ने से पहले और कुछ मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ। मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा समझाने के लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे चला आया हूँ, ठीक है। ये तो हम सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं बस तुमको कुछ समझा रहा हूँ ताकि आगे जाके चीज़ों आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो, कुछ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में मैं बताऊंगा, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, और उनके अंदर कौन सी बॉन्डेड फोर्सेस है जो कि उन लोगों को एकजुट करके रखा हुआ है, और उनका सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं आयोनिक सॉलिड्स। ओके, एक बार हम पढ़ चुके हैं इसको पहले से, ठीक है। आयोनिक सॉलिड्स, मोलिकुलर सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। ओके, तो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है, कि अभी जब हम उसके डेंसिटी पढ़ें तो उसको हम काम ला सकें, ठीक है। मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ फिर, ठीक है। आयोनिक सॉलिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस था, ओके। और जो टाइप ऑफ बॉन्डेड था, आयोनिक बॉन्ड था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ओके, आयोनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ओके। और इनके जो एग्जांपल्स था क्या क्या था, NaCl, CSCl, ओके, सब पढ़ चुके हैं। और वहाँ पे मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिया था, जैसे कि Na2O, ओके। और मॉलिकुलर सॉलिड्स भी पढ़ चुके हैं, ओके। तो मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो मॉलिक्यूल्स होगा, और वान डेर वाल्स फोर्सेस है, H बॉन्ड होगा, वान डेर वाल्स फोर्सेस होगा, ओके, मॉलिकुलर सॉलिड में। और उसके एग्जांपल क्या क्या थे, सॉलिड CO2, ओके, और
आइस H2O और P4S8, ये जो सारे मतलब बड़े बड़े बल्कि मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, बल्कि मॉलिक्यूल्स मतलब बड़ा बड़ा जिनकी बल्क वाला ग्रुप होगा। ओके, और एक टाइप्स ऑफ सॉलिड था कोवालेंट और नेटवर्क सॉलिड। ओके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में देखोगे। ठीक है, पता चल जाएगा, याद आ जाएगा सारी चीज। सॉलिड्स और आण भी लिख दो, कोई बात नहीं, एंड नेटवर्क सॉलिड्स। ओके, इसमें क्या पढ़े थे? कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या था? एटम्स था और कोवालेंट बॉन्ड था। और एग्जांपल क्या क्या था? ग्राफाइट, डायमंड और SiC बोला था, एक सिलिकॉन कार्बाइड करके। और एक बोला था एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ओके, AlN। ओके, वो एक क्या था हमारा फाइनल 4th नंबर पे मेटालिक सॉलिड्स था। ओके, मेटालिक सॉलिड्स में क्या क्या पढ़े थे? इनकी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो थे वो सब एटम्स थे, मेटल्स थे। ओके, और इनके जो बॉन्डेड फोर्स था वो मेटालिक बॉन्ड था। और एग्जांपल ऑल मेटल्स था, FeCuMg जैसे कि। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे ले आया। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ओके, इसको हम इसलिए राउंडिंग अप कर लेते हैं। ओके, हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। उसी के पहले मैं आपको सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि हम लोग को उसी के ही डेंसिटी निकालना है, उसी यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना है। ठीक है, अब पहले डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी तो आप लोग जानते हैं, मास पर वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे लिखा जाता है उसका फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। फार्मूला से ही सारी चीज हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या रहेगा? इक्वल्स टू वही सेम चीज, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, और क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल अपॉन ओके वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वही सेम चीज है, मास ऑफ यूनिट सेल जो है, मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, वही सेम चीज है। ओके, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं D मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू Z क्या था? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। तो Z हमको क्या लिखना है? मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। ओके, तो Z के साथ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मिल गया। अब उनके मास के साथ उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मास क्या हो जाता है? M अपॉन Na लिखना पड़ता है, मतलब एवोगाड्रो नंबर लिखना पड़ता है Na। ठीक है, क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि हम उसके मास को अगर हम एवोगाड्रो नंबर के साथ डिवाइड कर लेंगे तो उनका पर एटम्स की मास निकल जाएगी। ओके, क्योंकि हमको यहाँ पे जो निकालना है मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, क्योंकि हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जेड जो है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर एटम्स के साथ 6, मतलब जितना नंबर ऑफ एटम्स है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट से निकल जाएगा। सो जेड इंटू एम अपॉन Na ये लिखना है, उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम मतलब A मतलब ये मान के चलो जैसे कि A है। ठीक है, ये A है, ये A है, सारे के A। ठीक है, उसके जो
मतलब जो क्यूब का लेंथ ए है सारे में, ठीक है, इसलिए ए क्यूब। ओके, तो हम फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं कि जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ओके, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, याद रख लो, काम में आ जाएगा। एम क्या है यहाँ पे? एम है मोलार मास। ओके, इसको लिखते हैं ग्राम पर मोल में। ओके, और भी हम इसको क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल और इन ए ऑफ एटम्स। ओके, मास ऑफ 1 मोल को हम लिखते हैं मोलार मास, और क्या लिख सकते हैं? इन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास। ठीक है, सो मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा जिसके साथ हम जेड को मल्टीप्लाई किए हैं? 1 एटम इक्वल्स टू m अपॉन एन ए। एम मतलब मोलार मास। ओके, मोलार मास को अगर हम डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ 1 मोल के साथ, तो वो हमको मिल जाता है मास ऑफ 1 एटम, क्योंकि हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जेड, और जेड क्या था? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। सो हमको m/na करना पड़ा। ओके, और भी हम इसको क्या ले सकते हैं? m/na जो चीज़ है। ओके, मैं इन सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल EQ हो जाएगा, और m यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो m/na जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं m/n। वही सिंपल m/n। ये क्या है? ये जो m है एनी मास गिवन। ओके, कोई भी मास अगर दिया रहेगा तो, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि डेंसिटी का क्या मतलब डेंसिटी कैसे निकालना था यूनिट सेल का। ओके, तो n जो है नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मास। ओके, जो मास गिवन दिया है उसी मास में नंबर ऑफ एटम्स को लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं D इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब में लिख देता हूँ और एक बार, किसी को समझ में नहीं आएगा फिर। ओके, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, इसी को भी बोलते हैं एज लेंथ ऑफ क्यूब ए को। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे बैठ के। इसको राउंडिंग अप कर लेते हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मान के चलो एक एटम है। ओके, एक एटम है, एटम AX है। ओके, क्रिस्टलाइजेस इन BCC यूनिट। ओके, BCC यूनिट मतलब जेड हो गया इसका कितना? 2। ओके, धीरे धीरे एक एक लाइन में से एक एक आंसर हमारा निकलते जाएगा। ओके,
मैं पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आपको बता दूंगा अच्छे से। हैविंग एज लेंथ, ओके, 100 पिकोमीटर, ओके, एंड मोलार मास 50 ग्राम पर ml, ठीक है। फाइंड डेंसिटी मतलब डी ऑफ द क्रिस्टल, ओके। तो कैसे करेंगे एक बार तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। तो ये देखो एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा। डी का फॉर्मूला क्या था, जेड, ओके, इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू, ओके। तो इसमें जेड कितना है, बीसीसी यूनिट सेल दिया है तो 8 कर्नल एटम पे रहेंगे और एक बॉडी सेंटर पे रहेगा। सो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ओके। तो जो डी होगा इसका 2 इंटू मोलर मास दे रखा है 50 दे रखा है, ओके। और क्या दे रखा है, एज लेंथ क्या दे रखा है, एज लेंथ दे रखा है, हाँ 100 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर जानते हो, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर, ओके। सो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, अवोगाड्रो नंबर तो तुम जानते होगे, Na का वैल्यू होता है, लिख देता हूँ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, ठीक है। अवोगाड्रो नंबर होता है ये। और हाँ यहाँ पे बात ये है कि हमको जो मोलार मास दे रखा है वो ग्राम पर मोल में दे रखा है, इसीलिए हमको सारे के सारे चीज सीजीएस यूनिट में निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम जो यहाँ पे वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं वो है मीटर में, क्योंकि 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर दे लिखे हैं अपन, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि मीटर जो है वो एसआई यूनिट है, ठीक है। उसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर लिखे हैं। तो 10 टू द पावर -12 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये Na तो हो गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यू, ओके। हमारा ए दे रखा है कितना 100 पिकोमीटर, सो 100 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर 2, ओके सॉरी, इंटू 10 टू द सॉरी रीराइट हो रहा है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ए इक्वल्स टू, इसको काटना है, ठीक है, ये रीराइट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो ए इक्वल्स टू 100 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक है, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -12, ये 100 कितना है, 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, इतना का होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू
10 टू द पावर, ये दोनों मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -8 होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है कितना, 100 डिवाइडेड बाय, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर -24। ओके, -24 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा डेंसिटी निकल जाएगा। ओके, ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको क्लियर हो जाए क्या चीज़ था। आगे वाले में करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वो दे रखा है कि एक क्रिस्टल है KBr। ओके, क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्रिस्टल ओके, मैं लिखता हूँ ऐसे करके क्वेश्चन को। KBr crystallizes in FCC unit cell, having edge length 60 picometer. So find the density of crystal. ओके, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख लोगे। ओके, सो FCC में Z कितना था, 4 था, याद आया, 6 इंटू 1/2 प्लस 8 इंटू 1/8। तो सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे D इक्वल्स टू Z इंटू मोलिकुलर मास। तो Z यहाँ पे FCC में Z है 4। ओके, हमको पता है, पहले से मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो 4 इंटू KBr। अब हमको K और Br का मोलिकुलर मास याद रखना है। तो कितना होगा मोलर मास, कितना होगा K का एटॉमिक मास, KBr का मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, दोनों का एटॉमिक मास को जोड़ के, एक का तो 39 है और Br का कितना है 80, ठीक है 80। ये इसको तुमको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो फिर याद कर लेना अच्छा हिसाब से, ठीक है। कितना हो जाएगा 9, 11। ओके, तो 4 इंटू मोलिकुलर मास मतलब 4 इंटू 119 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू इसका एज लेंथ कितना 6 इंटू 10 टू द पावर -9 का होल क्यूब। ओके, 10 टू द पावर -9 क्यों लिखा, क्योंकि ये पिकोमीटर में दे रखा है, तो पिकोमीटर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर में। ओके, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -12, तो 60 इंटू 10 टू द पावर -12, तो फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, फिर आंसर लिख देंगे अपन, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और फिर तुम चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑप्शन में जैसे दिया रहेगा उसी तरह करना है, ठीक है। सो नाउ हम पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, मैं आज आप लोगों को पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, कल हम पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सबका, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, फेस सेंटर कितना है, बॉडी सेंटर का कितना है, ठीक है, सब पढ़ेंगे कल। बस आज मैं आपको पैकिंग फ्रैक्शन के डेफिनेशन बता रहा हूँ, कल और एक बार बताऊंगा। ओके, सो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? ओके, the volume of unit cell occupied by atom per volume of unit cell.
So in mathematical way, we can define the packing fraction, packing efficiency, that this is the ratio of volume of unit cell occupied by atoms and volume of unit cell is known as packing fraction. Okay. So ये हम कल पढ़ेंगे और अच्छे से, ठीक है। तब तक तो कुछ क्वेश्चंस कर लेना, अच्छा रहेगा। और एक क्वेश्चन करें, चलो और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डेंसिटी के ऊपर, फिर कल फाइनली पैकिंग फ्रैक्शन शुरू करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ कि एक क्वेश्चन है जिसमें एक क्रिस्टल का डेंसिटी दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ मान के चलो, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, और ये जो यूनिट सेल है वो क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो यूनिट सेल है ये BCC है, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है। एज लेंथ दे रखा है EC, एज लेंथ दे रखा है 50 पिकोमीटर। ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ क्रिस्टल। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स present in 200 ग्राम ऑफ क्रिस्टल। ओके, सो मैं आपको बताया था D इक्वल्स टू Z इंटू M/N इंटू A³। ये M क्या था, मैं एक बार आपको बताया था, एनी मास गिवन, जैसे कि यहाँ पे 200 दे रखा है, और ये जो होगा ये N जो है क्या बोल रखा था, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मास, जो कि ये क्वेश्चन पे पूछा है। ओके, सो मैं यहाँ पे करता हूँ ये क्वेश्चन, D इक्वल्स टू, यहाँ पे दे रखा है बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो Z इक्वल हो जाएगा 2, क्योंकि 8 इंटू 1/8 प्लस 1 8 कर्नल पे 8 एटम होंगे और एक बीच में होगा। सो डायरेक्ट लिखता हूँ BCC में Z इक्वल्स टू 2, सो 2 इंटू, यहाँ पे दे रखा है कि मास कितना है, मास दे रखा है 200 ग्राम, सो 200 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दे रखा है क्या, और हमारा एज लेंथ, तो एज लेंथ लिख देते हैं 50 पिकोमीटर दे रखा है, तो 50 इंटू 10⁻⁻² लिख दूंगा। ओके, इंटू 10⁻² करूँगा क्योंकि सेंटीमीटर में मेरे को कन्वर्ट करना है, उसका क्यूब, ठीक है, A³ हो गया, इंटू N क्या है जो हमको निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मास मीन्स इन 200 ग्राम। ओके, सो और डेंसिटी हमको दे रखा है पहले से कि ये 2.5 इंटू 10⁻³ है। ओके, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 550 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब N इंटू वाई। ठीक है, अब ये दे रखा है, ये दे रखा है, सारे दे रखा है, अब तुम N निकाल सकते हो अपने आप। ठीक है, कैलकुलेशन कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक एक चीज को ठीक ठीक से समझ रहे हैं, आपको आगे बहुत काम में आएगा। ओके, थैंक यू।